हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान। कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसके अंतर्गत जो है हमने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने जाना था। वहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण मैंने सामान्य परिचय के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने पढ़ाया था। तो कल की क्लास आप लोग ज़रूर देख लेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है, आधुनिक भाषा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये आप सभी के परीक्षाओं के लिए। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि यूजीसी नेट लिखा है, टीजीटी पीजीटी लिखा है तो सिर्फ उनके लिए ही है। आप सभी के परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। देखेंगे कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या कितनी मानी है, तो 2796 बताई है। किंतु कुछ विद्वानों ने अनुमानतः कितनी संख्या बताई है, तो 3000 बताई है, ठीक है। तो विश्व की भाषाओं का अगर हम बात करें तो कितनी संख्या बताई गई है, तो 3000 बताई गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे संसार की भाषाओं के दो प्रकार के जो है वर्गीकरण हैं। पहला है आकृतिमूलक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, ठीक है। हमारी परीक्षाओं के लिए जो है पारिवारिक वर्गीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आकृतिमूलक वर्गीकरण से भी प्रश्न आते हैं। तो यूजीसी नेट में 100% प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे आकृतिमूलक वर्गीकरण। अभी आप पारिवारिक वर्गीकरण को जो है भूल जाइए, ठीक है। आप सबसे पहले हम आकृतिमूलक वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे आकृतिमूलक वर्गीकरण के जो है अन्य नाम कौन कौन से हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक और वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से जो है आपको याद करना नहीं है, लेकिन आप जो है पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि आकृतिमूलक वर्गीकरण के जो है अन्य नाम कौन कौन से हैं। पूछा जा सकता है कि रूपात्मक वर्गीकरण जो है किसके अंतर्गत आता है, तो आकृतिमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है या उसका दूसरा नाम है ना। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते किसे हैं। देखिएगा वाक्य रचना एवं रूप पद रचना के आधार को जो है आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा वाक्य रचना एवं रूप यानी पद रचना को हम आधार मानकर जो वर्गीकरण करते हैं उसे हम आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद रखेंगे, परिभाषा, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे प्रोफेसर श्लेगल ने किया था, ठीक है। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण किसने किया, तो प्रोफेसर श्लेगल ने किया। अब जो है यहाँ पे हम आकृतिमूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष यहाँ पे देखेंगे कि कितने जो है इसकी कितनी भाषाओं में जो है विभाजित है, उसके अंतर्गत जो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो एकदम ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाइएगा, वहाँ पर आप इसकी मतलब वीडियो रोक करके, आप नहीं जल्दी लिख पा रहे हैं तो वीडियो रोक के आप जो है नोट्स बनाइएगा। अगर नहीं फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ये नोट्स जो है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, अगर आप मेरी क्लास से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो देखेंगे आकृतिमूलक वर्गीकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। भाषा के आधार पर जो है इसमें पहला अयोगात्मक भाषा आता है, फिर दूसरा जो है योगात्मक भाषा आता है, ठीक है। आकृतिमूलक वर्गीकरण में जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। तो हम जो है अभी योगात्मक को देखेंगे, ठीक है। योगात्मक के अंतर्गत जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रलिष्ट, ठीक है। पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि योगात्मक के अंतर्गत जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो श्लिष्ट और अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रलिष्ट, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखेंगे अब जो है अश्लिष्ट के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो पूर्व योगात्मक कौन कौन से आते हैं अश्लिष्ट के अंतर्गत? तो पूर्व योगात्मक, दूसरा मध्य योगात्मक, तीसरा अंत्य योगात्मक और चौथा पूर्वांत योगात्मक। ठीक है, ये अश्लिष्ट के अंतर्गत आते हैं इतनी भाषाएं। ओके, अब जो है हम श्लिष्ट को देखेंगे। ख जो है श्लिष्ट है ना, श्लिष्ट के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये हम देखेंगे। तो पहला है अंतर्मुखी। ठीक है, श्लिष्ट के अंतर्गत जो है पहला भाषा है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा। अब अंतर्मुखी के अंतर्गत जो है संयोगात्मक आता है, वियोगात्मक भाषा आता है और इसके अंतर्गत बहिर्मुखी के अंतर्गत भी संयोगात्मक और वियोगात्मक आता है। सेम है दोनों। तो आप श्लिष्ट के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और ये तो आसानी से याद हो जाएगा ना। अंतर्मुखी के अंतर्गत संयोगात्मक, वियोगात्मक, ठीक है, और बहिर्मुखी के अंतर्गत भी वही है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रलिष्ट। ठीक है, ग जो है यहाँ पे प्रलिष्ट के अंतर्गत जो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो हम देखते हैं। प्रलिष्ट के अंतर्गत जो है पूर्ण प्रलिष्ट और आंशिक प्रलिष्ट। ठीक है, तो ये भी आसान है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे कि आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले हम आते हैं अयोगात्मक भाषा। अयोगात्मक भाषा कैसा होता है? तो एकाक्षर होता है, निर्वय होता है या स्थान प्रधान भाषा होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अयोगात्मक भाषा कैसी वो भाषा होती है? तो एकाक्षर, निर्वय या स्थान प्रधान भाषा होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो है आकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। ठीक है, इस भाषा में जो है अयोगात्मक भाषा जो होती है इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा होती है, यानी अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसका कोई अर्थ तत्व नहीं होता, ना ही प्रत्यय होते हैं, ना ही इसका प्रकृति होता है। ठीक है, उदाहरण में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं इसके अंतर्गत? चीनी भाषा आती है, तिब्बती भाषा आती है, बर्मी, सुदामी आदि। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से जो है अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत जो है इसमें जो कौन सी भाषा आती है योगात्मक के अंतर्गत? तो चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी, ये चारों नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा देखेंगे कैसा होता है। इसमें जो है प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसका नाम योगात्मक है। और यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो दिया गया है विशेषताएं अयोगात्मक भाषा में नहीं है, इसलिए जो है इसको अयोगात्मक भाषा कहा गया है। ठीक है, तो इतना आप समझे होंगे ना, आराम से समझ रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, योगात्मक भाषा जो है इसमें प्रकृति और प्रत्यय अर्थ तत्व का संबंध जो है तत्व का संयोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंतर्गत जो है अश्लिष्ट भाषा हमने पढ़ा था ना ऊपर, एक बार मैं दिखा देती हूँ। है ना, योगात्मक भाषा के अंतर्गत जो अश्लिष्ट आता है, ठीक है, अश्लिष्ट भाषा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अश्लिष्ट के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं? देखिए पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंतः योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या क्या है ये देखिएगा। पूर्व योगात्मक कैसा होता है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। ठीक है, पूर्व योगात्मक में जो है पूर्व से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें प्रत्यय जो है पूर्व में लगेगा, नहीं पहले लगेगा। ठीक है, मध्य योगात्मक में क्या है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, ये भी आसान है समझना। ठीक है, क्योंकि मध्य लिखा है तो मध्य से आप जान जाएंगे। ठीक है, अंतः योगात्मक इसमें प्रत्यय जो है प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। अंत लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अंत में जोड़ा जाएगा प्रत्यय। ठीक है, पूर्वांत योगात्मक इसमें जो है प्रत्यय प्रकृति के पूर्व और अंत में जोड़ते हैं। ठीक है, अब इनकी जो है यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ठीक है, यह अश्लिष्ट भाषा जो है कैसा होता है? यह प्रत्यय जो है प्रत्यय भाषा प्रधान है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अश्लिष्ट जो है यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे तुर्की है। ठीक है, अब देखेंगे पूर्व योगात्मक, इसमें जो है प्रत्यय पूर्व में लगता है तो काफिर और जुलू, उदाहरण में काफिर और जुलू। और मध्य में जो लगता है प्रत्यय मध्य में जो लगता है उसमें है संथाली, उदाहरण में। ठीक है, अंत योगात्मक में कन्नड़ है। ठीक है,
और जो प्रत्यय पूर्व और अंत में जोड़े जाते हैं उसमें मफोर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत कम ही आते हैं, इतना डीप नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने ले लिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, अब देखेंगे ख जो है श्लिष्ट, श्लिष्ट के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दो बताया था ना। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत भी संयोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। ख जो है श्लिष्ट, श्लिष्ट जो है इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। श्लिष्ट से ही आपको प्रतीत हो रहा है, इसमें जो है प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अब अंतर्मुखी के अंतर्गत जो है देखेंगे, इसकी विशेषता क्या है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय के बीच में घुल मिल जाते हैं। इसमें जो है प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए संयोगात्मक, इसकी विशेषता क्या है, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। ठीक है, संयोगात्मक जो है इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। जैसे उदाहरण में अरबी भाषा, अरबी भाषा में आप देखेंगे तो प्रत्यय अलग से नहीं लगाया जाता, उसमें रहता है। ठीक है, वियोगात्मक भाषा में देखेंगे ये जो है इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हिब्रू, उदाहरण में हिब्रू। ओके, टेबल मैंने बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं एक बार डायग्राम बना के समझाऊंगी। ठीक है, अब बहिर्मुखी के अंतर्गत भी वही बात है, बहिर्मुखी के अंतर्गत भी संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषा आती हैं। ठीक है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाया जाता है। ठीक है, बहिर्मुखी में जो है प्रत्यय प्रकृति के अंत और बाद में लगाया जाता है, लेकिन अंतर्मुखी में जो है क्या हमने पढ़ा, इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसका भी संयोगात्मक भाषा है और वियोगात्मक, दो भागों में ये भी है। ठीक है ना, हाँ, बहिर्मुखी भी दो भाग में है। अब संयोगात्मक देखेंगे, इसकी विशेषता क्या है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे संस्कृत। ठीक है, इसमें संयोगात्मक भाषा में क्या होता है, इसमें जो है प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, उदाहरण में जैसे संस्कृत। ठीक है, और वियोगात्मक में देखेंगे इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में। ठीक है, इसमें जो है प्रत्यय अलग से लगाया जाता है, संस्कृत में प्रत्यय जुड़ा होता है। ठीक है ना, अब हम आते हैं ग प्रलिष्ट। ठीक है, प्रलिष्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत दो भाषाएं आती हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। हम योगात्मक को पढ़ रहे हैं, योगात्मक है अश्लिष्ट, संश्लिष्ट और प्रलिष्ट। ठीक है, अब हमने इनको देख लिया, दोनों को पढ़ लिया। अब हम आते हैं ग प्रलिष्ट पे। ठीक है, प्रलिष्ट को हम पढ़ रहे हैं डायग्राम में। ठीक है, देखिए प्रलिष्ट। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, यह समास प्रधान है। प्रलिष्ट क्या है, यह समास प्रधान है। अब इसके दो भाग हैं, पूर्ण प्रलिष्ट और आंशिक प्रलिष्ट। ठीक है, तो पूर्ण प्रलिष्ट क्या होता है, यह इसकी विशेषता क्या है देखेंगे, यह पूर्ण समास प्रधान होता है। यह पूर्ण तरह से जो है समास प्रधान भाषा है। ठीक है, जैसे चेरोफी, उदाहरण में चेरोफी भाषा। ठीक है, आंशिक प्रलिष्ट क्या होता है, यह अंशतः समास प्रधान भाषा है। यह जो है अंशतः, पूर्ण रूप से नहीं, अंशतः यानी कुछ जो है समास प्रधान भाषा है, जैसे बास्क। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोगों ने आकृति मूलक वर्गीकरण आप लोगों ने समझ लिया होगा, समझना ज़रूरी था। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने इसको जो स्किप नहीं किया। अब हम आते हैं पारिवारिक वर्गीकरण, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण की बात करें तो इसको जो है वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि वंशानुक्रम वर्गीकरण जो है किसके अंतर्गत आता है, तो पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन सभी नामों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसको बस देखना नहीं है, याद करना है। वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक और ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं किसको, पारिवारिक वर्गीकरण को। ठीक है, तो ये आएगा, वंशात्मक आएगा तब भी आप जान जाएंगे, वंशानुक्रम आएगा तो भी आप जान जाएंगे, कुलात्मक आएगा तो भी आप जान जाएंगे, लेकिन ऐतिहासिक आएगा तो ज़रूर कन्फ्यूजन होगा। तो पारिवारिक वर्गीकरण को भी ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं आगे। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व
दोनों का ध्यान रखा जाता है, दोनों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व यानी रचना के आधार पर और अर्थ तत्व जिसका अर्थ निकलता है, उन दोनों का ध्यान रखा जाता है। अब हम आगे देखेंगे, पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में यहाँ से क्वेश्चन आ जा सकता है कि किस वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो किस में? तो पारिवारिक वर्गीकरण में। ठीक है, ना कि आकृति मूलक वर्गीकरण में। ठीक है, कई ऑप्शन वहाँ पे आ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न हैं। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण के लिए जो आधार दिए गए हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पद रचना, दूसरा है वाक्य रचना, तीसरा है ध्वनि, चौथा है अर्थ, पांचवा शब्द और छठा है स्थानिक समीपता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार जो है निम्न है, जैसे पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानीय समीपता। ठीक है, अब आगे देखेंगे, विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। जैसे विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट, ठीक है ना, हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या कितनी मानी है? तो 13 मानी है। ठीक है, विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या भोलानाथ तिवारी ने और बुलहोल्ट ने कितनी मानी है? तो 13 मानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे, फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या कितनी मानी है? तो 100 मानी है। तो ये 100% जो है प्रश्न यहाँ से बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा एक एक लाइन को। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है 18 भाषा परिवारों, ठीक है, निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र, कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? 4। ठीक है, 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितनी भाषाओं को जो है प्रमुखता दी गई है? तो 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। तो ध्यान रखिएगा, कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। इनके अंतर्गत जो है कितने भाषा परिवारों को जो है स्थान दिया गया है? तो 18 भाषा परिवारों को। ठीक है, ये सब हम जानेंगे। अब आते हैं भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे और उनके भाषा परिवार। ठीक है, सबसे पहले जो है भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगे हम, तो सबसे पहले कौन सा आता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को ही हम यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया। ख है अफ्रीका भूखंड और ग है प्रशांत महासागरीय भूखंड और घ है अमेरिका भूखंड। 1 2 3 4 4 याद रखेंगे। क ख ग यहाँ पे लिखा है, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे आप याद करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कितने भाषा परिवार हैं? कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो 4। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनके अंतर्गत जो है कितने भाषा परिवार को स्थान दिया गया है? तो 18 भाषा परिवार को। अब चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के अंतर्गत जो है कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं। पहला है भारोपीय यानी उत्तर भारत यूरोपीय। ठीक है, पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है काकेशी परिवार, चौथा है बुरुशक्की और पांचवा देखेंगे उराल अल्ताई परिवार, छठा है चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, आठवां है अंत्योत्तरी या ऐसे कह लीजिए हाइपोस्बरी। ठीक है, हाइप स्बोरी परिवार। ठीक है, 9वां है बास्क परिवार और 10वां है सामी हामी परिवार। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, तो 10 का नाम आप ध्यान रखिएगा। सामी हामी परिवार पूछा जा सकता है। सामी हामी भाषा परिवार जो है किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यूरेशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया के अंतर्गत आता है। या पूछा जाता है कि द्रविड़ भाषा परिवार जो है किसके अंतर्गत आता है, किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत? तो यूरेशिया के अंतर्गत, है ना। काकेशी परिवार, तो यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण बता देती हूँ। एक तो भारोपी, ये तो आप समझ जाएंगे, द्रविड़ भी आप समझ जाएंगे। काकेशी परिवार को ध्यान रखिएगा। बुरुशक्की, ठीक है, बुरुशक्की ये भी आप ध्यान रखिएगा। और चीनी परिवार ये भी जो है यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, शामी हामी परिवार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो ये इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाष्क परिवार भी पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 10 जो है इसमें याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरा है अफ्रीका भूखंड। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो अफ्रीका भूखंड है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से भाषा परिवार हैं देखेंगे। सूदानी परिवार, दूसरा है बंतू परिवार, तीसरा है होन्ते तोंत, ठीक है। बुशमैनी परिवार, बुशमैनी भी बोलते हैं होन्ते तोंत को, ठीक है। तो ये होन्ते तोंत कई बार पूछा गया है, बुशमैनी परिवार कई बार पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि सूदानी परिवार जो है किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत, ठीक है। तो ये 3 ही है, तो तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरे पे, प्रशांत महागिरी भूखंड। अब इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं, ठीक है। आराम से समझते हुए चलेंगे, मैं फास्ट नहीं चल रही ना, आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसमें जो है देखेंगे पहला कौन सा है, मलय पोलिनेशियाई परिवार, ठीक है। मलय पोलिनेशियाई परिवार किसके अंतर्गत आता है, तो प्रशांत महासागरीय भूखंड क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। आगे है पापुई परिवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार जो है किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ये भी जो है प्रशांत महासागरीय भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें भी 4 हैं, चारों को याद रखिएगा। अब आते हैं चौथे पे, तो अमेरिका भूखंड, तो इसके अंतर्गत एक ही है अमेरिकी परिवार, तो ये तो आसान है, ये आप समझ लेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा भौगोलिक क्षेत्र जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ज़रूर आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है हमने पारिवारिक वर्गीकरण स्टार्ट किया, इसका नाम मैंने बताया कौन कौन से नामों से जो है इसको और जाना जाता है, ठीक है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के ऐतिहासिक आधार कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखेंगे पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानीय समीपता। उसके बाद हमने देखा विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलियम फॉन हुम्बोल्ट ने कितना माना है और भोलानाथ तिवारी ने इनकी संख्या कितनी मानी है, तो 13 मानी है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रीड्रिश म्यूलर ने इसकी संख्या कितनी मानी है, तो 100 मानी, 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक परिवार हैं, 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को जो है स्थान दिया गया है। अब ये 4 भौगोलिक क्षेत्र मैंने यहाँ पे आपको बताया। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, दूसरा है अफ्रीकी भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये भाषा परिवार आते हैं, भाषाएं नहीं भाषा परिवार आते हैं, उनको मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं भारोपी परिवार पे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, भारोपी परिवार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है भारोपी परिवार में कि भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत की हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले ही लाइन है, भारोपी परिवार को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत, हित्ती परिवार, ये 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। अब ये इतना महत्वपूर्ण है, आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर हम शतम या सतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं, तो 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर जो है हम शतम और केतुम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं, तो 10 शाखाएं हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्वनि के आधार पर जो है इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, शतम और केतुम 2 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे रहा देखिए शतम और दूसरा केतुम। अब शतम के अंतर्गत जो है कौन कौन से परिवार भारोपी परिवार आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहला है भारत ईरानी आर्य परिवार, ठीक है। दूसरा है बाल्टो स्वालिक, तीसरा है अर्मीनी और चौथा है अल्बानी यानी इलीरियन, ठीक है। अब केतुम के अंतर्गत जो है कितने आते हैं, 5वां देखेंगे जर्मनिक,
छठा है टेल्टिक नहीं, केल्टिक, ठीक है। छठा है केल्टिक, सातवां है ग्रीक और आठवां है तोखरी, नौवां है हिटाइट और 10वां है इटालिक, ठीक है। तो ये जो है शतम वर्ग के अंतर्गत जो कितने आते हैं, तो 4 आते हैं, और केतुम वर्ग के अंतर्गत जो कितने आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6, ठीक है ना। हाँ 6 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं, 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर हम शतम और केतुम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, किया जाता है या बांट सकते हैं, ठीक है। तो शतम के अंतर्गत जो है, मैंने बताया आप सभी को 4 परिवार आते हैं, और केतुम के अंतर्गत जो है 6। तो ये सारा नाम ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य के 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है भारत ईरानी आर्य के 3 जो है उपवर्गों का उल्लेख किया है। कौन कौन? ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। ये तीनों जो यहाँ पे उपवर्ग आपको दिख रहा है, ये किसने किया है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ईरानी यानी आर्य के किसने जो है 3 उपवर्ग में विभाजित किया है या उल्लेख किया है, तो कौन है? तो ग्रियर्सन है, ठीक है। नाम आप ध्यान रखिएगा, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। आगे देखते हैं। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो अवेस्ता है, जो 7वीं सदी ईसा पूर्व है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे, ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाता है? अवेस्ता को माना जाता है। समय पूछा जाए तो 7वीं सदी ईसा पूर्व। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। अवेस्ता का क्या अर्थ है? शास्त्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है, ठीक है। अवेस्ता जो है बैक्टीरिया की राजभाषा था, ठीक है। राजभाषा होने के कारण इसे एक और नाम दिया जाता है, बैक्टीरियम, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं, यानी अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे जो है ईरानी भाषाओं का जो है वंश वृक्ष एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि ईरानी भाषाओं को जो है कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ईरानी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में विभाजित किया गया है ईरानी भाषाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिमी के अंतर्गत जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो मीडियन, प्राचीन फारसी, 2 आती हैं, मीडियन और प्राचीन फारसी। और पूर्वी के अंतर्गत जो है अवेस्ता, जो हमने पिछले अभी पढ़ा, अवेस्ता और मोगदियन पामीर, ठीक है, ये 2 आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अवेस्ता के अंतर्गत जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो वर्गिस्ता, पोस्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक और कुर्दी, ठीक है। पहलवी के अंतर्गत जो है हुजबारेश और पाजद, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने अवेस्ता के अंतर्गत जो भाषाएं हमने पढ़ा, वर्गिस्ता, पोस्तो, पहलवी, देवारी, बलूची और ओसेटिक और कुर्दी, ठीक है। इसमें जो अवेस्ता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ईरानी भाषा को जो हमने पढ़ा अभी 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी। तो पूर्वी में हमने कौन कौन सी भाषा पढ़ा? अवेस्ता और मोगदियन पामीर, ठीक है। तो अवेस्ता के अंतर्गत जो है, हाँ, अवेस्ता के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे पहलवी, ठीक है। पहलवी के अंतर्गत यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे से, यहाँ पे जो पहलवी है ना, पहलवी को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं, ध्यान रखिएगा, हुब्जा रेस और पाजद, हुब्जा रेस और पाजद, नहीं यहाँ पे है तो ठीक है, हुब्जा रेस और पाजद, ठीक है। ये दोनों जो है पहलवी के अंतर्गत आता है, यहाँ से लिया गया है यहाँ पे, ठीक है।
अब देखेंगे आधुनिक फारसी, ठीक है। आधुनिक फारसी जो है कहाँ से लिया गया है, तो इन दोनों को मिला के जो है आधुनिक फारसी बोला जाता है, ठीक है। हुब्जा रेस और पाजद, इन दोनों को मिला के जो है, इनको मिला के जो है आधुनिक फारसी बोला जाता है, ठीक है, इन दोनों को। तो इनके अंतर्गत जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, दरज शब्द का अर्थ पर्वत होता है, जिसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है, ठीक है। तीसरा है, दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी आदि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये समाप्त होता है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे। अवेस्ता में जो भाषाएं आती हैं ना, वर्गस्ता, पोस्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी, ठीक है, ये जो भाषाएं आती हैं, इसमें जो पहलवी है ना यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहीं पे मुझे एक टेबल बना देना चाहिए था, तब आपको अच्छे से समझ में आता, ठीक है। लेकिन ये पहलवी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पहलवी, इसके जो 2 भाग हैं, ठीक है, पहलवी के 2 भाग हैं। कौन, ये पहला है हुजबा रेश, ठीक है, और दूसरा है पाजद, ठीक है। ये दोनों है, इन दोनों को मिलाकर जो है क्या बोला जाता है, तो आधुनिक फारसी। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, तो आधुनिक फारसी, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत डीप में है, ये बहुत डीप मैंने लिया है, मैंने सोचा कुछ भी यहाँ से छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए थे, इसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारी क्लास समाप्त होती है, ठीक है। यहीं तक था, पूरा हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही, है ना। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।